आइए बच्चों, आज हम लोग मेज़रमेंट की बात करते हैं। मेज़रमेंट मतलब आप जानते हो कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द रेफरेंस, और वो चीज़ें हम लोगों ने यूनिट्स में डिस्कस करके आए हुए हैं। और फिर हमने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था। तो वो जो मेज़रमेंट है ज़रा देखें, एक तो डायरेक्ट मेज़रमेंट होता है कि आपने मीटर स्केल लिया और जो भी आपको लेंथ मेज़र करना है तो आप वो मीटर स्केल से देख लिए कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटेड, तो वो उसका मेज़रमेंट हो जाता था। लेकिन बहुत सी डिस्टेंसेस ऐसी हैं जिन तक आपकी पहुंच नहीं है, जैसे कि अगर आपको मून की डिस्टेंस मेज़र करनी है या जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, उनकी डिस्टेंसेस सन से निकालनी है, तो हमको फिर इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करना पड़ता है। तो वो कौन सी मेथड्स हैं ज़रा देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन मेथड की, कि रिफ्लेक्शन मेथड से अगर हम यहाँ पर जैसे लाइट बीम को, कोई हमारे से दूर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मून है, अगर हमने लेज़र बीम को डायरेक्ट किया और उसके जाने का और आने का टाइम, ठीक है, कि उसको रिफ्लेक्ट होकर के आने में अगर इतना टाइम टी लगता है तो हम उसकी डिस्टेंस को ऐसे मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि ये लेज़र लाइट अगर गई होगी और आई होगी तो कितना डिस्टेंस कवर की होगी, 2s डिस्टेंस कवर की होगी। और डिस्टेंस के लिए फार्मूला आप क्या लगाते हो, फार्मूला लगाते हो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर आने जाने का टाइम आपको पता है तो आप यहाँ पर इस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये लेज़र लाइट क्या होती है, ये लेज़र लाइट हमारी ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ये जो होती है ये एक ही वेवलेंथ होती है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक होती है, और वो यूनिडायरेक्शनल उसकी प्रॉपर्टी होती है। सारी जो रेडिएशन निकलती है एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसलिए वो इंटेंसिफाई हो जाती है, ठीक है। तो वो आप आगे पढ़ोगे तो आप लेज़र का फुल फॉर्म ज़रूर जानें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म लेज़र बोल देते हैं हम लोग, ये उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो है ये आपकी लाइट, और एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट है जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हमको देख लेना है कि कैसे उसको हम डिस्टेंस को मेज़र करने में काम में लाते हैं। इसी तरीके से आपने राडार का नाम सुना होगा, है ना, कि अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है तो राडार में आ गया उसके, तो वो जो राडार है उस प्लेन की पोजीशन को, उसकी डिस्टेंस को, दोनों को मेज़र करके बता देता है। तो यहाँ पर जो राडार है उसमें हम कौन सी वेव्स भेजते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो उसका भी वैसा ही है। तो यहाँ पर वो रेडियो वेव्स हैं, तो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स हैं उसके लिए राडार आपने यूज़ किया, और उसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कि वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने का डिटेक्टर लगा रहता है। वो पल्स गया, उससे टकरा के आया, देख लिया हमने कि वो कितना टाइम में आया है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही कि 2s डिस्टेंस कवर किया है c इंटू टी। यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी बाई 2। तो ये राडार है। इसी तरीके से आप देखो कि अगर सबमरीन्स हैं वो आपके वाटर के अंदर हैं, तो उसमें आप डिस्टेंस का सामने कोई ऑब्स्टिकल है तो कैसे डिस्टेंस का हम लोग यहाँ पर पता लगाएंगे। तो वहाँ पर आप जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो सेंड करते रहते हो, और वो अगर टकरा करके आ रही हैं इसका मतलब आप उसको रिसीव करोगे। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो जब रिसीव होती हैं तो इसका मतलब है सामने कोई ऑब्स्टिकल है। फार्मूला वही है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कौन सी वेव्स भेजना आपको, अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी क्या होती हैं वो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। तो फार्मूला वही रहेगा, s इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन मेथड से आप डिस्टेंसेस मेज़र कर सकते हो। ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। दूसरी मेथड यहाँ पर हमने डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं की है, लेकिन आप जानते हो कि जो केपलर्स लॉ है ना, उसमें से जो आपका एक लॉ है कि t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। चलो ये मेथड देख लो, पैरेलैक्स मेथड। ये क्या होती है, जैसे हम ये पेन को रखें यहाँ पर, ये इसके बैकग्राउंड में ये पेपर है। आप क्या करो, अपने पेन को किसी दीवार को बैकग्राउंड बनाते हुए ऐसे आप रख लो। आप देखोगे कि अपनी राइट आई से, अगर लेफ़्ट आई को बंद करके राइट आई से देखो इसको, फिर लेफ़्ट आई से देखो राइट आई को बंद करके, यानी राइट को अगर क्लोज करना है तो लेफ़्ट से देखना है, तो और फिर लेफ़्ट को क्लोज करना है तो राइट से देखना है। तो ऐसा 1 by 1 अगर आप करोगे तो इसकी पोजीशन ऐसा आपको चेंज होते हुए दिखेगी,
ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट अपीयर्स टू बी चेंज्ड व्हेन इट इज सीन फ्रॉम लेफ्ट एंड द राइट आई वन बाय वन, राइट, इन अ बैकग्राउंड। तो ये जो कहलाता है, ये जो आपका फिनोमेनन है, इसको हम लोग पैरालेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर पैरालेक्स मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख लो आप। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको मून की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप एक छोटी डिस्टेंस, जैसे हमने यहाँ पर जैसे आपको अभी आई के लिए बताया है ना, वो आई के लिए पेन की पोजीशन पहले समझ लो कि क्यों ऐसा ऐसा चेंज होते हुए दिख रही थी, क्योंकि आप लेफ़्ट आई और राइट आई से देख रहे थे। तो लेफ़्ट आई के लिए उसकी पोजीशन अगर इस तरफ थी तो आपके राइट आई के लिए थोड़ा उस तरफ होगी, इसलिए वो पोजीशन ऐसा ऐसा होते हुए हमको नज़र आती थी। खैर, अब हम मून में आ जाएं कि ये मान लो मून की डिस्टेंस है, ये अर्थ में हमने यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस यहाँ पर ले ली कि 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर या 500 मीटर उसके कंपैरिजन में, यानी मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल बी जो बेसिस है ये, दिस इज़ वेरी स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, किसी दूर के स्टार को आप देखो तो वो इस पोजीशन जो होगी स्टार की, वो इस पोजीशन के लिए और इस पोजीशन के लिए, बहुत दूर की चीज़ें जो हैं अगर आप थोड़ी डिस्टेंस मूव करोगे तो वो नहीं मूव करता है। तो उसके लिए आप उसको देखते हुए आपने उसको देखा और उसके विद रिस्पेक्ट में कितना आपने एंगल यहाँ पर इसको मूव कराया, है ना, ये मून को देखने के लिए। जरा देखो, ये मान लो वो डिस्टेंट स्टार की लाइन है, देख पा रहे हो आप, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये डिस्टेंट स्टार की लाइन है, ये डिस्टेंट स्टार की लाइन है। वो डिस्टेंट स्टार चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, वो इसी लाइन में देखेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टार की, है ना। तो भाई जो आपका सन के बाद जो सबसे नज़दीक वाला स्टार है ना, वहाँ से लाइट आने में 4.3 ईयर लग जाते हैं। अब आप सोच सकते हो वो कितना नज़दीक है, ठीक है। तो इतना दूर वो स्टार है, तो उसके इस लाइन के कंपैरिजन में ये मून जो है हमारा बहुत पास है, ठीक है। तो उससे कितना एंगल ये बना रहे हो आप यहाँ पर, जब आप उसको फोकस किए फिर इसको फोकस किए तो थोड़ा सा एंगल आपको मूव कराना पड़ेगा, तो वो एंगल मेज़र कर लो आप। ऐसे ही आप जब इस पोजीशन में आते हो तो वो स्टार को फिर देखो, फिर इस मून को देखने के लिए कुछ एंगल में आना पड़ेगा। इन्हीं एंगल का सम ये है, अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये θ1 + θ2 है। समझ में आया। तो ये जो है यहाँ पर ये स्मॉल डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी लार्ज है, तो ये हमने लिखा हुआ कैपिटल डी इज़ वेरी मच ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर ये जो एंगल है बहुत स्मॉल आता है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर आर्क आपका बेसिस है जो स्मॉल है अपॉन डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर आपने ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। तो एंगल इज इक्वल टू ये रेडियन में लिखना आप, और बेसिस जो है आपको नोन रहेगी क्योंकि आप अर्थ में चल रहे हो 500 मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका कितना रेडियन है वो आपने देख लिया, डिस्टेंट स्टार से कितना मूव किया हुआ है, और वो एंगल आपने निकाल लिया कि भाई डिस्टेंट स्टार को देखा, मून को देखा, कितना हमको शिफ्ट करना पड़ा, डिस्टेंट स्टार को देखा, मून को देखा, कितना शिफ्ट करना पड़ा। इन दोनों पोजीशन से आप θ1 θ2 नोट करके उनको ऐड कर लो, वो θ है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा करके आप उस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर देखो कि अगर आप एक पॉइंट अब नहीं जाते हो, ये बेसिस नहीं बनाते हो, एक ही पॉइंट से आपने मून के सपोज डायमीटर को मेज़र करना है, तो क्या करो, मून के पहले इस एंड को आप फोकस करें, फिर आप जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो सेक्सटेंट है या कुछ और है, उसको थोड़ा शिफ्ट करा करके इस एंड को आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को फोकस करो। कितना आपने एंगल मूव किया, वो एंगल आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको मून की डिस्टेंस तो यहाँ से पता है, तो ये डिस्टेंस आपकी पता है, तो आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो यहाँ से, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। अब आर्क नहीं पता है, ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जो आपको वहाँ तक नहीं जाना है, यहीं से आप वो डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको दिया हुआ होता है, मान लीजिए कि इस ट्री की आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, ट्री की हाइट निकालनी है। अब आप मीटर स्केल लेकर के उस ट्री में नहीं चढ़ना है, ठीक है, वो संभव नहीं है आपके लिए कि मीटर लेकर के उसको मेज़र करो। आप उसके लिए क्या करो कि यहाँ पर उस ट्री से कुछ डिस्टेंस पर आप चले जाओ, ये डिस्टेंस आपको नोन रहेगी, ठीक है। वहाँ पर आप एंगल यहाँ मेज़र कर लो, तो ये जो एंगल होगा वो आपको पता है कि tan θ इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है,
एच बाई डी हुआ टेन थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा आपको नोन है कि भाई यहाँ से हमने उसके ये जो पीक पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको फोकस करने के लिए कितना इसको मूव कराया, कितना एंगल है वो आपको नोन रहेगा। तो आप एच इज इक्वल टू डी टेन थीटा निकाल लीजिए, ये आपका आंसर। ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट था, आप उस ऑब्जेक्ट के पास जा सकते थे आराम से। अगर आप कोई हिल देखते हो, मान ली माउंट एवरेस्ट है या कोई भी इस तरीके का बहुत बड़ा हिल है, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, तो आप उसके पास ना भी जाओ तो भी काम चलेगा, दूर से ही काम चला सकते हो। आपको 2 पॉइंट में उसकी पीक को देखना है। एक बार आपने इस पॉइंट से ये एंगल मेज़र किया, जैसे वहाँ पर मेज़र किया था, तो ये एंगल मेज़र कर लीजिए आप। इसके बाद कुछ डिस्टेंस चलिए, ठीक है, और फिर वो एंगल मेज़र कर लीजिए यहाँ पर। तो ये θ1 और θ2 अगर मेज़र कर लेते हो तो आप देख सकते हो अगर हिल की हाइट h है तो ये बेस कितने का बन गया, ये बड़ा वाला बेस h cot θ1 आया, और ये छोटा वाला बेस बताओ, ये h cot θ2 आया। तो ये जो डिस्टेंस आपने चली है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ये आपको नोन है, और यहाँ d इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, h cot θ1 माइनस h cot θ2 निकल के आ रहा है। तो h नहीं पता था आपको, बाकी सब चीज़ें पता हैं, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया बताएं, d अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2। इस तरीके से आप ये हाइट को इनएक्सेसिबल जो आपका ऑब्जेक्ट था, जहाँ पर आप नहीं जा सकते थे, उसका हाइट आपने निकाल लिया। अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी में ये एक मेथड दी हुई है साइज ऑफ मॉलिक्यूल को निकालने की, ये समझ लो, ठीक है। ये स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेज़र करना है, तो यहाँ पर हमने ओलोइक एसिड लिया हुआ है। क्या लिया है, ओलोइक एसिड लिया हुआ है। तो इसके मॉलिक्यूल की थिकनेस हमको निकालना है। ये एक सोपी लिक्विड होता है, जैसे आप सोप सोल्यूशन करते हो ना, कि कोई डिटर्जेंट को लिया, वाटर में उसको हिलाया तो कैसे वो सोपी बन जाता है आपका, तो उस तरीके का फोम जैसा यहाँ पर ये ओलोइक एसिड होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल का साइज़ है ये भी बड़ा रहता है, 10⁻⁹ मीटर का, ठीक है। आप बहुत आसानी से देखो, बहुत सिंपल इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमने बताया है, और आप इसको थोड़ा समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक, समझने के लिए तैयार हो? चलो देखो, ओलोइक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो आप, और यहाँ पर 19 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एल्कोहल का ले लो। इस 1 सेंटीमीटर ओलोइक एसिड को आप इसमें डाल दीजिए, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बन जाएगा ओलोइक एसिड के साथ वो 20 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, एल्कोहल लेना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलोइक एसिड डालना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ये बना लेना है। इसके बाद क्या करो, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आप ले लो। ध्यान देना कि इसमें जो है पूरे वॉल्यूम का ये जो ओलोइक एसिड था वो कितना था, 1/20 था, क्योंकि आपने इसको 1 ही लिया है और 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया है। तो अगर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो वास्तव में ओलोइक एसिड उसमें कितना आ रहा है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि कंसंट्रेशन उसका 1/20 है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इस सोल्यूशन का। आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो तो क्या करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के फिर एल्कोहल लेकर के फिर डाल देना और फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ओलोइक एसिड जो है, अब आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब तो सोल्यूशन डाला है, ओलोइक एसिड कितना डाला, ओलोइक एसिड कितना था, 1/20 था, है ना। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन बना उसमें ओलोइक एसिड जो है वो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का है। ठीक है, अब उसमें से अगर आप कुछ ड्रॉप्स उसमें से निकाल लेते हो, जरा देखो एन ड्रॉप्स हमने निकाला, और हर एक ड्रॉप जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब की है। कितने की है, 20 सेंटीमीटर क्यूब की है। तो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NV सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो NV सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब और लिख दूँ मैं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, ये सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने, ये NV सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये आपने एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम निकाल लिया। इसमें ओलोइक एसिड बताओ, अब यहीं पर आपका जो बना था 1/20 बना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये जो निकाला हुआ है, अब उसमें से आपने 1/20 और कर दिया है, क्योंकि ये जो आपने डाला था उसको फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया था। तो अब वो जो NV आपने वॉल्यूम लिया है उसमें ओलोइक एसिड कितना है, उसमें ओलोइक एसिड है NV/20 × 20 हो जाएगा, यानी 1/20 और हो गया दूसरा बार सोल्यूशन बनाने से। ये बात समझ में आई? यहाँ पर आपने सोल्यूशन बनाया, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो 1/20 आया। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगे फिर 1/20 आएगा, जो भी वॉल्यूम लोगे, इतना वॉल्यूम लिया उसका 1/20 और कर दो, तो 1/20 पहले था, अब 1/20 और हो गया उसका। तो अब ओलोइक एसिड का जो वॉल्यूम आया वो ये आया।
अब इसको क्या करना है, अब इसको वाटर सरफेस में थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर डाल करके और ये ओलोइक एसिड की जो ड्रॉप्स हैं उसको डाल दो। ठीक है, उसमें क्या है कि ये जो ओलोइक एसिड जब डालोगे तो एल्कोहल उड़ जाएगा, ओलोइक एसिड जो है यहाँ पर ऐसे सरफेस बना लेगा कुछ थिकनेस की, और जो थिकनेस रहेगा वो उसके मॉलिक्यूल की थिकनेस रहेगी, है ना। तो ये सर्कुलर शेप में बन जाता है। इसका रेडियस आप मेज़र कर सकते हो, उसका एरिया आप फाइंड कर लिए πr², है ना। उसकी थिकनेस फाइंड करना है आपको। तो आप कहोगे कि इसका वॉल्यूम मुझे पता है और मैंने अगर थिकनेस इसकी t है और एरिया तो मैं फाइंड कर लिया, तो यहाँ एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम आया। किसका वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया है ओलोइक एसिड का, और ये ओलोइक एसिड ये, ठीक है। अब एल्कोहल नहीं है उसमें, उड़ गया। तो यहाँ पर ये जो थिकनेस आया वो इज इक्वल टू ये आप ए से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आ गई थिकनेस। तो उस मॉलिक्यूल का आप थिकनेस ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो ये लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ये मेथड्स हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग बात कर लें। ज़रा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हमने यहाँ पर ये 3 डायग्राम बनाए हैं, देख रहे हो। उसमें तीनों में एक ही ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ये और इस पर ये 3 बार इसको मेज़र करना है। ये जो हमने पहली बार आपको दिया है ये सिंपल 1 मीटर की एक रॉड दे दी है। कितने, 1 मीटर की एक रॉड, उसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है। तो इसमें आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा और आप हमारे पास आते हो कि ये लगभग आधे में है। कितने में, आधे में है इसका। यानी आप कहोगे कि ये जो है 1 मीटर नहीं है, ये उसका आधा है, 0.5 मीटर है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई 0.5 मीटर है, लेकिन हम कहेंगे ये 0.6 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.51 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये 0.5 के बारे में आप श्योर नहीं है, ये डाउटफुल है। तो हम कहेंगे कि ज़रा ध्यान रखना कि जो डाउटफुल अगर एक आया है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 है, एक ही डिजिट है, वो डाउटफुल है। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते हैं 1 है, ध्यान रखना, अभी डेफिनेशन निकल के आएगी, ठीक। दूसरी रॉड उतनी ही लंबी 1 मीटर की हमने दे दी, लेकिन उसमें 10 सेंटीमीटर पर क्या है, ये ग्रेजुएशन बने हुए हैं, देख रहे हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 सेंटीमीटर पर है। वही चीज़ को आपने यहाँ पर रखा। आप देखते हो कि 50 सेंटीमीटर और 60 के बीच में ये कहीं आ रहा है ना। इसमें आप देखोगे अगर इसको हम लोग थोड़ा सा मेंटली इसको 10 पार्ट में डिवाइड करें तो लगभग 2 में आ रहा है, ये 52 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो आप हमारे पास आते हो कि सर ये जो इसकी लेंथ है वो 0.52 मीटर है। हमने कहा बहुत अच्छे, ये जो 0.5 है इसके बारे में आप श्योर हैं अब, ठीक है, ये सर्टेन डिजिट हो गई आपकी। और ये जो 2 है ये हम कहेंगे भाई हो सकता है 52 या 53 हो या 51 हो, तो ये डाउटफुल है। अब इसमें एक डाउटफुल और एक सर्टेन हो गया। वहाँ पर एक ही था, डाउटफुल था, यहाँ पर अब एक सर्टेन हो गया, एक डाउटफुल हो गया। तो इसमें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। अभी डेफिनेशन निकल के आएगी, आप बस देखते रहो यहाँ। इसके बाद मैंने कहा कि एक रॉड और ले जाओ, इसमें ग्रेजुएशन मैंने 100 बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 50 आएगा, फिर 51 52 ऐसे 100 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो आ रहा है ये आपका 50 यहाँ कहीं आया था, ये 51 है, और आप देख रहे हो ये 52 के थोड़ा पास ही है ये, है ना। अब आप इसको फिर से मेंटली इसको डिवाइड करते हो और आप कहते हो कि सर ये 52 के बहुत पास है, 51 से दूर है। तो आप मेरे पास आते हो क्या लेकर के, 0.518 लेकर के आते हो। 0.518 इसकी लेंथ है, आप कहते हो। मैं कहता हूँ जो 8 है अब ये डाउटफुल हो जाएगा। ये दोनों सर्टेन होंगे कि 51 तो पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाउटफुल आया, तो यहाँ मैं कहता हूँ ये डाउटफुल है और ये 2 सर्टेन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 है। तो अब आपको इन तीनों से डेफिनेशन निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर एक्यूरेटली नोन प्लस 1 विच इज अनसर्टेन और डाउटफुल। वो डिजिट्स जिनकी वैल्यू हमको एक्यूरेटली नोन है प्लस वो जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है या डाउटफुल है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की भाई डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, समझ गए। तो डेफिनेशन क्या आ गई कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन प्लस 1 विच इज़ डाउटफुल। अब इसके रूल्स देख लो। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि 1.234 में सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, तो हम यहाँ पर रूल आपको बता दें कि ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ज़ीरो के बारे में थोड़े से रूल्स हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें दूसरा रूल आया है 1.200,
इसमें हम कहते हैं कि ये चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी ये 0 0 यानी इनके लेफ्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो ये 0 जो हैं बाद में आने वाले ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको देखो ये 0 देखो, ये 0 के लेफ्ट में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक। ये फोर्थ देखो 1.002, आप इन 0 के बारे में क्या कहोगे? इसके चूंकि लेफ्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया है, शाबाश, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गए, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि हमको ये सब में हमने यूनिट लिखी हुई है, अब ये 2000 लिख दिया केवल, तो इसमें हम कहते हैं भाई कि ये हमको पता नहीं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आपने मेज़र किया है, उसका रेजोल्यूशन क्या है ना, कितने डेसिमल प्लेस हैं, पता नहीं। यहाँ पर तो इन 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट कहते हैं। अगर डेसिमल लास्ट में लगा होता तो फिर ये सब क्या हो जाते? ये सिग्निफिकेंट हो जाते, लेकिन नहीं है, उसके बारे में हमको नहीं पता, तो यहाँ पर केवल हम कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यहीं पर यूनिट लगा दे वो, तो ये सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे फिर? 4, है ना। कभी कभी ऐसे नंबर लिखे होते हैं कि 1.60 इंटू 10⁻³ तो इसमें ये 10 टू द पावर वाला जो है, ये एक्सपोनेंट टर्म जो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, इन्हीं में देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें 3 है, तो यहाँ पर ये यूनिट का कन्वर्जन एक्चुअली हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि 1.60 मीटर है, तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे दूसरे सिस्टम में, जैसे किलोमीटर में आपको बनाना है, तो 1.60 इंटू 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3 ही रहेंगे। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1.60 इंटू 10⁻², आप सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं बदलना। समझ में आया? यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते। अच्छा, अभी हम आपको आगे जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लेकिन उसके पहले आप ये रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ जरूर देख के चलो, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को ये रूल्स पता भी होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो अगर वो डिजिट जो ड्रॉप आउट करने वाले हैं, अगर वो हमारा 5 से ग्रेटर है, तो उसके पहले वाले डिजिट को आप 1 रेस कर दोगे। क्लियर है कि ये इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं, अभी 4 में है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यानी 7 को ड्रॉप करेंगे, और ये जो डिजिट है विच इज़ टू बी ड्रॉप्ड इफ़ इट हैपन्स टू बी ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाई 1, तो क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट इसका 26 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आपका डिजिट जैसे यहाँ देखें 1.134 है, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो आप कहोगे ये 3 है, ये 4 को मैं ड्रॉप करूँगा, अब 4 जो है लेस देन 5 है, इसलिए यहाँ पर इस डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ये 1.13 ही होगा। तीसरा रूल इसका देख लो, अगर यहाँ पर आपका जो डिजिट ड्रॉप किया जाने वाला है वो 5 है, लेकिन 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो जो आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो उसके पहले वाला डिजिट को आपको 1 बढ़ाना ही है। क्लियर है? लेकिन 5 के बाद अगर कुछ ना हो या 0 हो या 5 अकेला हो, ठीक है, तो क्या करना? जैसे यहाँ पर देख लो 1.215 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1.245 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो यहाँ आपको 5 को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर देखा करो कि ये जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है कि ऑड है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ऑड। आप एक बढ़ा दीजिए उसको, तो उसको क्या कर देना है? इवन कर देना है। तो यहाँ 1.22 हो गया ये, ठीक है। और अगर ये आपका 5 आप ड्रॉप करने वाले हो लेकिन उसके पहले वाला इवन है, तो इसको आप ऐसा छोड़ दीजिए 1.24। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो आपको 1 बढ़ाना है, 5 से कम है वैसे ही छोड़ देना है, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है 1 बढ़ा देना है, 5 है तो आपको देखना है ऑड है कि इवन है, ऑड है तो 1 बढ़ाना है और इवन है तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये रूल्स जो राउंडिंग ऑफ के हैं ये हमने आपको बताए, ये बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जाने के पहले थोड़ा सा प्रिसीजन की डेफिनेशन आप देख लें। देख रहे हैं प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या लिखी है? प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखी है कि दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरमेंट।
कि जैसे कोई मेज़रमेंट आप करके देते हो ना, तो उसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं वो रेजोल्यूशन कहलाते हैं। जैसे इसमें ये मेज़रमेंट है आपका 1.24 मीटर, 1.240 मीटर, ये 2 मेज़रमेंट आपके हैं। आप कहोगे दोनों तो एक ही है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक काम करता है, लेकिन ये थर्ड डेसिमल प्लेस तक दे सकता है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। तो आप कहोगे दिस इज़ मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ज़्यादा मतलब प्रिसाइजनेस ज़्यादा। और एक्यूरेसी देख लो, एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज वी आर टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो मेज़रमेंट हम करके आए हैं वो हम ट्रू वैल्यू के कितना करीब हैं, वो एक्यूरेसी कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ज़रा देखो तो, ये जो आपका डार्ट आप खेलते हो ना, कि डार्ट को आपने इस बुल के अंदर डालना है, तो आपने अगर 2 स्टूडेंट हैं हमारे बी और सी, तो बी ने क्या किया, इस बुल के, आप देखो ये बुल आई कहते हैं इसको, इसके पास ही तीनों इसके डार्ट आए। ठीक है, लेकिन ये जो हैं वो बहुत क्लोज नहीं है, ये जो बुल के पास तो हैं, इस आई के पास तो हैं, लेकिन ये आपस में बहुत क्लोज नहीं है। तो ये एक्यूरेसी तो इनमें ज़्यादा है, लेकिन प्रिसाइजनेस कम है, जबकि ये जो है ये इसका प्रिसाइजनेस ज़्यादा है, पर ये बुल से, ये आई से थोड़ा दूर है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। एक्यूरेसी कम लेकिन प्रिसाइजनेस ज़्यादा, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा लेकिन प्रिसाइजनेस कम। ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो। जैसे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब 2 स्टूडेंट ने इसको मेज़र किया, एक मेज़र करके लाया 9.675 और दूसरा लेके आया 9.81। तो हम कहेंगे ये 9.81 जो है ये एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, लेकिन प्रिसाइजनेस इसमें कम है, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस है, जबकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर दिस वन इज़ मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, एंड दिस वन इज़ लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी वर्ड हम टर्म यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई नया है, इसलिए हमने बताया। तो ये आपको पिक्चर जो दिखा दिया इससे क्लियर रहेगा। प्रिसाइजनेस यानी क्या होता है कि आप रिजोल्यूशन आपका ज़्यादा है। अच्छा देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि डेसिमल प्लेस क्या है। डेसिमल प्लेस जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पर आपको हमने एडिशन दिखाया, तो बताओ यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3। यहाँ पर क्या है 1, तो आप कहोगे हमारे आंसर में जो होना चाहिए वो 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। यानी जो रिज़ल्ट है हम कहते हैं वो जो सबसे कम प्रिसाइज है उससे ज़्यादा प्रिसाइज हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है। यानी हमारा रिजल्ट जो है इट शुड हैव एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब 2 नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनमें से जिसमें आप देखोगे डेसिमल प्लेस सबसे कम हो उसके बराबर आपका रिजल्ट में आना चाहिए। जैसे डेसिमल प्लेस यहाँ 1 है तो आपका 1 में आना चाहिए, यहाँ डेसिमल प्लेस 1 है, इन दोनों में आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपका आंसर में 1 आना चाहिए। उसके लिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, 205.2 और 2.025 क्या आया, 207.225 आया, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे क्योंकि आपको 1 डेसिमल प्लेस लेना है, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये जो ड्रॉप्ड आउट है ये समझ लीजिए कि आप ये 5 से लेस है, इसलिए इसको आप वही वैसे ही छोड़ दोगे तो ये 207.2 आ जाएगा। ऐसे ये वाला देखो कि यहाँ पर 2.82 से 0.1 माइनस किया तो क्या आया 2.72, लेकिन हम कहते हैं इसमें 1 डेसिमल प्लेस है भाई, इसलिए हमको ये डेसिमल ये वाला रखना है, ये वाला छोड़ना है, ये लेस देन आपका क्या है 5 है, इसलिए 2.7 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्यों करते हैं ऐसा, आप पूछ सकते हो हमसे ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको हम बताते हैं आपको ज़रा समझना। ये आप समझ गए हो कि रूल क्या है, अब हम समझा देते हैं ये क्यों रूल है ना। यहाँ पर देखो ये डाउटफुल है आपका, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 हैं और लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 है, लास्ट वाला डाउटफुल है। हम कहते हैं कि ये डाउटफुल जो है, अब इसमें से आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना, 5 का 5 आ गया, तो ये डाउटफुल का डाउटफुल ही आया ना, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर आपको ये रेड पेन से बार लगा के रखा हुआ है, अंडरलाइन किया है ना इसको, तो 5 आ गया डाउटफुल, ये 2 आया, और ये 0 और 2 का एडिशन 2 आया, तो ये डाउटफुल था, तो ये भी डाउटफुल हुआ। अब ये जो मेज़रमेंट आया, हम कहते हैं कि कोई भी मेज़रमेंट में आपका एक डाउटफुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपके 2 डाउटफुल दिख रहे हैं, तो आप कहोगे 1 रखूँगा और बाकी को छोड़ दूंगा, इसलिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ये आया। इसमें फिर से समझो, ये देखो ये डाउटफुल है, आपने माइनस किया तो ये डाउटफुल, यहाँ डाउटफुल आया, और ये भी डाउटफुल था क्योंकि एक ही था इसमें, तो 8 - 1 7 आया, तो ये भी डाउटफुल आपका हो गया।
ठीक, तो यहाँ 2 डाउटफुल नहीं हो सकती, एक रखो बाकी को छोड़ दो, तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉप आउट करोगे, ये आया। तो रीज़न ये है उसका, समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो आप ये समझ के चलना भैया कि हमको डेसिमल प्लेस देखना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आपको देखना है कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला हो उतना रखना है हमको, ठीक है। और ये जो है अगर डाउटफुल वाला आप समझ लिए कि इसमें भाई लास्ट वाला डाउटफुल, ये वाला डाउटफुल ऐड किए, 2 डाउटफुल नहीं, एक ही रखना हमको, उसके पास वाला जो डाउटफुल रखना है, बाकी छोड़ना है, कर लिया। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं जो समझ में ना आनी हो, ठीक है। ऐसे इसमें 2 डाउटफुल आ गए, एक रखना है, दूसरे को आप दूर वाला छोड़ना है, तो आप कर लीजिए, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ये है। अब आपको हम बताते हैं प्रोडक्ट और डिवीज़न। इसमें देखो डेसिमल प्लेस देखना था, इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट या क्वोशिएंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो जब आंसर निकालोगे तो हम कहते हैं कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन दी नंबर्स इन्वॉल्व्ड, जैसे इसमें 2 हैं, तो आपका आंसर जो है वो 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट का और डिवीजन का रूल है, वो चीज़ ध्यान में रखो। तो यहाँ पर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आया फिर उसमें केवल आपको 2 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो लेने हैं, क्योंकि इनमें आपने देख लिया इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो आंसर में आपका 2 आना चाहिए जो सबसे कम वाला हो, इसलिए यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना आप जानते हो कि हमने इसको अलग अलग किया है वो समझाने के लिए, अभी हम समझाने वाले हैं आपको, लेकिन पहले मैं आपको फैक्ट बता दूं, ठीक है। ये फैक्ट है, इसलिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ा। 8 था तो इसलिए इसको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो आप ये 7 को 8 बना दिए, है ना। प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाई 1। हाँ, अब देखो 2.32 है और 112.1 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4, तो आंसर में क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर ये आता है। आप कहोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखूंगा, अब ये छोड़ने वाला 0 है, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। और यही 260 पॉइंट आपका 5 होता, 572 होता या 685 होता, है ना। तो 5 अगर फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पर हम 261 कर देते, ठीक है। यहाँ पर चूंकि 5 से लेस है इसलिए से इसको वैसे ही छोड़ दिया। तीसरा, डिवीज़न में भी आपका यही होता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर, नीचे 2 ही हैं। जब आपने डिवाइड कर लिया आपके आंसर में 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो रूल क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट शुड बी रिपोर्टेड विद एज मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द नंबर इन्वॉल्व्ड विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसका हो उतना ही आपके आंसर में आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए, आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसका ये डाउटफुल था, ये डाउटफुल है, अच्छा मैंने डाउटफुल को उठाया और मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 किया। अब डाउटफुल से मल्टीप्लिकेशन करोगे सब डाउटफुल हैं, ये देख रहे हो ना, रेड 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 कर दिया हूँ, लेकिन ये आपका सर्टेन है। इसको फिर मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 2 जा 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, लेकिन ये डाउटफुल था, डाउटफुल। अब इनको ऐड करते हो आप तो ये डाउटफुल है, डाउटफुल है, डाउटफुल है, तो 3 डाउटफुल आए। आप कहते हो एक ही रखूँगा, तो मैं कहूँगा इसको छोड़ो, जब इसको छोड़ो तो इसको राउंड ऑफ करो, द आंसर क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, तो ध्यान देना कि प्रोडक्ट और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखना, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखना, ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि अगर ये मेजरमेंट है 1.21 मीटर आपका दिया हुआ है, और कहते हैं ऐसे, मान लो ये कोई मीटर स्केल है आपकी, है ना, ये कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ 1.21 मीटर है, और कहते हैं अगर ऐसे हम 12 रॉड्स ले लें तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन, ये कोई मेजरमेंट नहीं है ये 12, ठीक है, ये नंबर है। तो जब नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इसके आंसर में आप कहोगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने का होगे, आप तो 2 कह दोगे, तो आप आंसर 2 में दोगे। हम कहेंगे नहीं, ये जो है एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए ये जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है, एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर दिखना है, बाकी सिंपली आपको कोई नंबर दिया हुआ है वो मेजरमेंट नहीं है, उतने टाइम्स उसको करना है, तो फिर इसका नहीं देखना, तो आपके आंसर में जो आएगा वो 3 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसके बाद राउंड ऑफ करके 3 में आंसर दीजिए।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो आज आपने क्या क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो देखा कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑपरेशन में कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रिसाइजनेस किसको कहते हैं, एक्यूरेसी किसको कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखे थे, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने बताया था। उसके पहले हमने ट्रायंगुलेशन मेथड, है ना, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, फिर वो ओलोइक एसिड वाली मेथड है। ठीक, और शुरुआत हमने की थी रिफ्लेक्शन मेथड से। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में फिर हम देखेंगे कि कैसे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तब तक के लिए आप इसमें मेहनत करिए, इसको फिर से देखिए, इसके क्वेश्चंस करिए, फिर हम मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।